History of loans in India, from Sahukars to apps, how borrowing changed in the last 70 years. आप में से 90% लोगों ने बचपन में किसी मूवी, किसी बुक या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये स्टोरी जरूर सुनी होगी, जहाँ एक साहूकार किसी फार्मर को लोन देता है और जब फार्मर रीपे नहीं कर पाता तो उसकी जमीन हड़प ली जाती है। आज ये सब इलीगल है, लेकिन इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया में लेंडिंग या कर्जा देने का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है, बस टाइम के साथ उसके रूल्स फॉर्म्स बदलते रहे हैं। इंडिया का क्रेडिट सिस्टम पिछले 100 सालों में कई बार बदला है। साहूकार से लेकर बैंक्स तक का ये सफर काफी बड़े चेंजेस और इनोवेशन से गुजरा है। 1990s के बाद टेक्नोलॉजी के बदलने से लोन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हुआ है, लेकिन पैरेलली क्रेडिट स्कोर और इंटरेस्ट रेट जैसी चीजों की वजह से मिडिल क्लास तक लोन पहुंचना काफी मुश्किल रहा है। आज फिनटेक एप्स ने फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। मिनट्स में लोन मिल जाता है, बट रिस्क खत्म नहीं हुआ है, बस छुपाया गया है। ऐसे में आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि हिस्टोरिकली इंडिया में लेंडिंग का सिस्टम कैसा था और आज के टाइम में लेंडिंग कौन कौन से फॉर्म्स में होती है और 21st सेंचुरी में एप्स और इंस्टेंट लोन्स ने गेम कैसे बदल दिया। द एंशिएंट इंडिया। देखिए, लेंडिंग के बारे में इंडिया की वैदिक बुक्स में भी मेंशन किया गया है। उस टाइम भी लोग ब्याज पर पैसे देते थे और लेते थे। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर लेंडिंग ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल हो गई थी। लोन्स के प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स बनते थे, जैसे ऋणा पत्रा, ऋणा पन्ना और ऋणा लेख्या। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा होता था कौन पैसा ले रहा है और कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट कितना लगेगा और पैसा कब और कैसे रिपे करना होगा। मिडिएवल टाइम में हुंडीज जैसे पेपर चलने लगे, जो आज के चेक या प्रोमिसरी नोट जैसे थे और बिजनेस और पर्सनल लोन्स में यूज होते थे। लेकिन जिसे आज हम साहूकार सिस्टम कहते हैं, वो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है और आज भी इंडिया में कुछ सिटीज में चल रहा है। पुराने टाइम में गांव-गांव में साहूकार होते थे और लगभग हर किसान किसी न किसी साहूकार से लोन लेता था या उस पर डिपेंडेंट होता था। साहूकार का सिस्टम सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इनसे लिया गया लोन असल में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इन पैसों पर कभी कभी 12 से लेकर तो कभी कभी 25% पर ईयर का इंटरेस्ट होता है। यानी एक बार लोन लिया तो उससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सबसे पहले किसान फसल उगाने या घर चलाने के लिए पैसा लेता था, पर साल के एंड तक इतनी कमाई नहीं होती थी कि पूरा कर्जा चुका सके। कर्जा अगले साल चला जाता था और उस पर और इंटरेस्ट लगता था और धीरे धीरे पूरी फैमिली सालों तक कर्जे में फंस जाती थी। कभी कभी कर्जा जनरेशंस तक चलता रहता था। सोचिए, एक कर्जा और उसको चुकाने के लिए आगे की जनरेशंस। अगर किसान साहूकार का पैसा टाइम पर नहीं चुका पाता था तो उसे पूरे गांव के सामने इंसल्ट किया जाता था। लोग उससे बात करना बंद कर देते थे, उसे गांव से सेपरेट कर दिया जाता था। कई बार सिर्फ कर्जा उतारने के लिए मजबूरी में किसान को बिना किसी सैलरी के साहूकार के लिए काम करना पड़ता था। और यही नहीं, अगर इसके बाद भी किसान कर्जा नहीं चुका पाता तो जो लैंड एज अ कोलैटरल गिरवी रखी होती थी वो साहूकार के नाम करनी पड़ती थी। इस तरह धीरे धीरे बहुत से किसान अपनी ही जमीन पर ओनर से टेनेंट बन जाते थे। द इंडिपेंडेंस एरा। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को अपना बैंकिंग सिस्टम मिला। लोन्स अमीर जमींदार, ट्रेडर्स और प्लांटेशन ओनर्स को मिलते थे। विलेज का गरीब आदमी अब भी साहूकार पर ही डिपेंड करता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज किया। 1969 में 14 बड़े बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए और उसके बाद 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए ताकि गांव और फाइनेंशियली वीक लोगों तक क्रेडिट पहुंचे। बाद में 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज करा गया और बैंकिंग का ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास अपने आप आ गया। यहीं से बैंकिंग का बेसिक आइडिया बदला। लोन अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी यूज किया जाने लगा। आरबीआई ने रूल बनाया कि बैंक्स अपना एक बड़ा हिस्सा फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस और गरीब लोगों को लोन में देंगे। इस सिस्टम के फायदे भी थे। इंटरेस्ट रेट साहूकार से काफी कम हो गया, जबरदस्ती और धमकी वाली रिकवरी खत्म हो गई। गांव-गांव बैंक ब्रांचेस खुलने भी लगी, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, कोलैटरल चाहिए था, केवाईसी, अकाउंट और कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अप्रूवल में महीनों तक लग जाते थे कभी कभार। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे या जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऊपर से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पर लिमिट लगा दी और बैंक्स को फोर्स किया कि सर्टेन सेक्टर्स को ही लोन दे। इंटेंट अच्छा था, लेकिन रिजल्ट उल्टा निकला। बैंक्स ने रिस्क से बचने के चक्कर में उन बोरोवर्स को ही लोन दिया जिनसे लोन रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1984 तक विलेजर्स का 69% पैसा उन्हीं पर लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था।
लेकिन 1990 तक आते आते ये गिरकर 41% तक रह गया। यानी 1990s में विलेजेस से बैंक्स में पैसा कलेक्ट होता गया, लेकिन सैडली बैंक्स विलेजर्स को लोन नहीं दे रहे थे। हो सकता है इसके पीछे लैक ऑफ कोलैटरल का रीजन हो। द लिबरलाइजेशन एरा। 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया के लोन सिस्टम का तीसरा बड़ा बदलाव। नेशनलाइजेशन के बाद पहली बार प्राइवेट बैंक्स को एंट्री मिली। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ICICI, SDFC, इंडसइंड और एक्सिस जैसे नए टेक सेवी बैंक्स आए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर कंज्यूमर सर्विस और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस लेकर आए। इससे पुराना बैंकिंग कल्चर अब पर्सनल लोन्स, होम लोन्स और कार लोन्स जैसे एग्रेसिव प्रोडक्ट से रिप्लेस हो गया। पहले लोग लोन सिर्फ इमरजेंसी या फार्मिंग के लिए लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोन लेने के रीजंस बदलते गए। लोग अब लाइफस्टाइल और डेली नीड्स के लिए भी लोन ले रहे थे। इंडिया में होम लोन का प्रॉपर सिस्टम लेट 1970s में शुरू हुआ। उससे पहले लोग ज्यादातर अपनी सेविंग से ही घर बनाते थे। बैंक से लोन लेना एक नया आइडिया था। जैसे जैसे शहरों में जॉब्स बढ़ी और मिडिल क्लास के इनकम स्टेबल हुई, कार लोन्स भी कॉमन हो गए। कम पेपर वर्क, फास्ट अप्रूवल और नए लोन प्रोडक्ट्स आने से बोरोइंग और ज्यादा इजी हो गई। आज होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन बैंकिंग सिस्टम का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ ही क्रेडिट फ्लो भी तेज हो गया। 1989 से 2000 तक बैंक क्रेडिट टू GDP रेशो सिर्फ 22% पर अटका हुआ था। लिबरलाइजेशन के बाद ये तेजी से बढ़ के 2005 तक डबल हो गया और 2025 तक 50% से ज्यादा तक जा पहुंचा। मतलब लोन्स इकोनॉमी का एक सेंट्रल इंजन बन गए। यही नहीं, पहले जहां नेशनलाइज्ड बैंक्स में लोन अप्रूव होने में 60 से 90 दिन लग जाते थे, उसमें भी काफी सुधार हुआ। हेवी कोलैटरल और लंबे पेपर वर्क की जगह मॉडरेट डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम आ गया। कंपटीशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट्स 9.5% से लेकर 16% की रेंज में आ गए। सिर्फ एक टाइप का लोन ही नहीं, बल्कि पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट भी लोन ऑप्शंस मिलने लगे। पर यहीं से प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुई। रिस्क के नाम पर बोरोवर्स को सेगमेंट्स में बांट दिया गया। जो लोग सबसे ज्यादा लोन की नीड में थे, जिनकी इनकम अनस्टेबल थी, उनको सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लोन मिला, और जिनके पास स्टेबल सैलरी और सेविंग्स थी, उनको सबसे सस्ता लोन। धीरे धीरे इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। लो इनकम बोरोवर्स अपने रीपेमेंट का बड़ा शेयर सिर्फ और सिर्फ हाई इंटरेस्ट रीपे करने में ही लगा देते थे। ना ही कोई इन्वेस्टमेंट हो पाती थी और ना ही 1% की भी सेविंग्स। इसी टाइम पर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की एक और वेव आई। 2010 तक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास 25+ मिलियन बोरोवर्स हो चुके थे। इसमें ज्यादातर रूरल एरियाज की वुमेन ही शामिल थी। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ने इन्हीं वुमेन को 5,000 से लेकर 50,000 तक का स्मॉल लोन देना शुरू किया, और वो भी बिना किसी कोलैटरल के। कंडीशन बस ये थी कि इसका जो रीपेमेंट होगा वो वीकली करना होगा। शुरू में मॉडल काम करते हुए दिखा। माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो हर साल 80% की स्पीड से ग्रो कर रहा था। सबको लगा कि भाई ये रूरल क्रेडिट का परफेक्ट सोल्यूशन है। लेकिन 2010 से 2011 तक सिस्टम टूटने लगा। आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स में मास डिफॉल्ट्स हो गए और आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस दुनिया के सामने आ गई। ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ग्रोथ के पीछे इतनी अग्रेसिवली भाग रहे थे कि एक ही बोरोवर को मल्टीपल लोन्स दिए जा रहे थे एक साथ। कोई क्लियर चेक नहीं था कि बंदा ऑलरेडी कितने लोन्स में डूबा हुआ है। द डिजिटलाइजेशन एरा। 2015 के बाद लेंडिंग का सीन कंप्लीटली चेंज हो गया। इस बार बैंक्स या किसी माइक्रो फाइनेंस नहीं, बल्कि डिजिटल लेंडिंग एप्स पिक्चर में आई। इन एप्स ने लोन लेना ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस बना दिया। जैसे जैसे लोन्स कॉमन होते गए, बैंक्स और फिनटेक कंपनीज ने नए नए लोन स्कीम्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इजीली बोरो कर सके। सबसे पहले आया EMI सिस्टम। इसमें लोग एक साथ बड़ा अमाउंट देने के बजाय छोटी छोटी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने लगे। इससे टीवी, फ्रिज, मोबाइल या कार जैसी चीजें लेना बहुत इजी हो गया। और फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉस्ट EMI। इसमें कंपनीज ने एक प्रॉमिस किया कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस देगा, इंटरेस्ट एकदम 0 होगा। एक्चुअली इंटरेस्ट मर्चेंट या ब्रांड खुद कवर करता था, लेकिन कंज्यूमर को लगता था कि लोन बिल्कुल फ्री है। और इसके बाद आया BNPL, बाय नाउ पे लेटर। बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसमें बिना क्रेडिट कार्ड के भी चीजें खरीदी जा सकती थी और बाद में पेमेंट कर सकते थे। आज BNPL का मार्केट $15 बिलियन तक पहुंच चुका है। शॉर्ट टर्म लोन्स, क्विक अप्रूवल और ऑलमोस्ट 0 पेपर वर्क की वजह से BNPL यूथ और ऑनलाइन शॉपर्स में काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ। साथ ही इंस्टेंट पर्सनल लोन्स, ऐप बेस्ड क्रेडिट और प्री अप्रूव्ड लिमिट्स भी आने लगे। लोन लेना बैंक जाने का काम नहीं रहा, बल्कि फोन के 2 से 3 क्लिक्स का प्रोसेस बन गया। ये सब पॉसिबल हुआ 3 बिग चेंजेस की वजह से: आधार, UPI और अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम।
इन तीनों ने मिलकर 80% से ज्यादा लोगों की डिजिटल आइडेंटिटी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बना दी। अब लेंडर्स को ना कोलैटरल के लिए लैंड चाहिए थी और ना ही गारंटर, ना फाइल्स, सिर्फ आधार नंबर, यूपीआई ट्रांजैक्शंस का डेटा और डेटा एक्सेस का कंसेंट। बस इतना ही काफी था अब आपका लोन अप्रूव कराने के लिए। फिनटेक एप्स ने क्रेडिट चेक का तरीका भी बदल दिया। जहां बैंक्स सिर्फ सिविल स्कोर देखते थे, ये एप्स अपने एल्गोरिथम्स यूज करने लगे। ये देखने लगे कि आप यूपीआई से कितनी बार पेमेंट करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग का पैटर्न क्या है, फोन का यूज कैसा है, टेलीकॉम बिल्स टाइम पे भरते हो या नहीं भरते हो, और कभी कभी आपका सोशल नेटवर्क भी चेक करते हैं। लोन लेने का प्रोसेस भी सुपर इजी हो गया। ऐप डाउनलोड करो, आधार ओटीपी से वेरीफाई करो और इंस्टेंट अप्रूवल, और पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यही नहीं, यूपीआई, ऑटो डेबिट या ईएमआई के थ्रू रीपेमेंट भी सिंपल हो गया। पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 से 30 मिनट का ही रह गया। हर एरा ने लेंडिंग का एक पार्ट परफेक्ट किया। साहूकार तुरंत लोन देते थे क्योंकि वो लोगों को पर्सनली जानते थे। नेशनलाइज्ड बैंक्स ने क्रेडिट सिस्टम को पूरे कंट्री में फैलाया और सिस्टम बनाया। लिबरलाइजेशन के बाद बैंक्स फास्ट हो गए, नए प्रोडक्ट्स आए और प्रोसेस इजी हुआ। फिनटेक एप्स ने तो बोरोइंग को बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस बना दिया। इस बोरोइंग के पीछे की साइकोलॉजी काफी ज्यादा बायसेस से घिरी होती है। हर जमाने में लोग लोन लेते रहे क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस साइकोलॉजी के पीछे मेनली 2 बायसेस होते हैं। ऑप्टिमिज्म बायस, यानी लोग सोचते हैं अगले महीने इनकम बढ़ जाएगी और लोन आराम से चुका देंगे, चाहे रियलिटी में इनकम सेम ही रहे। एंड दूसरा है प्रेजेंट बायस, यानी लोग आज टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए छोटा मोटा लोन भी क्यों ना लेना पड़े। अभी लोन लेके टेंशन फ्री रहो, बाद में देखेंगे वाली साइकोलॉजी इसके पीछे होती है। तो कुछ इस तरह इंडिया में लोन्स की हिस्ट्री रही है। अब तक हमने देखा कर्जा साहूकार से ऐप तक कैसे आया। अब स्क्रीन पर जो गोल्ड लोन वाला वीडियो है उसमें आप समझेंगे इमरजेंसी लोन कैसे साइलेंटली एक ट्रैप बन जाता है और कौन सी टर्म्स है जो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी मिस कर देते हैं। और अगर आप या आपका कोई नोन पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यू के रिकवरी के इश्यूज को फेस कर रहा है तो विजिट करिए आज ही expertpanel.org, एन IIT-IIM फाउंडेड कंपनी जिसके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से भी ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और कमेंट्स में हमें अपने रिव्यूज भी जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।